हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर हो गया है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप इसके बारे में है कि ये पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था और इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे। कोचिंगों वाले नोट्स बैठे नहीं हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से आया कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मैं उन सबको छोड़कर आपको एक प्रूफ के साथ एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बताया गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के करंट अफेयर्स के लगभग 30 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और उनके साथ सोर्स मैं आपको बताऊंगा, वो एक प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से वो प्रश्न पूछे गए। और खासकर मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि उनकी हिंट दी गई, बल्कि मैं आपको इस वीडियो में उन 300 प्रश्नों को एक एक करके आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से पूछे गए हैं, कौन सी लाइन उठाई गई है और हूबहू पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर केवल टॉपिक दे दिया गया था और आपको तैयारी करनी थी, ऐसा नहीं बताऊँगा। मैं बताऊँगा कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कितनी सरलता के साथ आप उन्हें कर सकते थे अगर वो सोर्स आप पढ़ते। और खासकर यूपीएससी की चेयरमैन ने जो बात कही है कि रेपुटेटेड पेपर्स से और पीआईबी जैसे संस्थान है जो कि गवर्नमेंट संस्थान है, इन्हीं से वो प्रश्न आए हैं। उसके बाद ये बात मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए और जो व्यावसायिक कोचिंग का जो एक जाल बन गया है उस जाल को छोड़कर आप खुद सेल्फ स्टडी से खुद को एवेल्यूएट कीजिए कि अगर आप उन रेपुटेड सोर्सेज से चीज़ों को पढ़ते, ना कि किसी मैगजीन से पढ़ते, क्योंकि मैगजीन में जो चीज़ें बताई गई है उससे आप बहुत ज़्यादा भंडार तो एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी वहाँ से नहीं पूछ रहा है। और जब यूपीएससी उन कोचिंग के मैगजीन से नहीं पूछता है तो फिर आप बोल देते हैं कि तो आउट ऑफ सिलेबस है या करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछा गया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी उसमें थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे और नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मैं 30 ऐसे करंट अफेयर्स के प्रश्न बताने वाला हूँ। सोचिए आप संख्या संख्या सोचिए कि 30 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, जो कि प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि रेप्यूटेड सोर्सेज से प्रश्न आए थे, वैसे की वैसी बात पूछी गई थी। एक बार दो बार भी अगर आप उन चीज़ों को पढ़ लेते तो सामान्यतः वो प्रश्न हो जाते। इस वीडियो से आपको कुछ भी आउटकम मिलता है या आपकी मदद होती है, सेल्फ स्टडी में आपकी मदद होती है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, ताकि हम सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए और कोचिंग का जो व्यवसाय बन चुका है उसको ध्वस्त करने के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। मेरे पास जो है वो सेट ए है यूपीएससी का, जो ऑफिशियल पेपर है वही मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीलिम्स 2026 का। तो उसका 24वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। 24वें क्वेश्चन में जो प्रश्न आया था कि विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पत्तन भारत के समुद्री व्यापार और संभार तंत्र नीति में संरचनात्मक परिवर्तन को किन रूपों में निरूपित करता है। तो ये प्रश्न मैं आपको सीधे बता सकता हूँ कि ये प्रश्न कहाँ से आया था, और जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाते अगर आप उसे एक बार भी पढ़ लेते। तो चलिए उसका सोर्स ढूंढते हैं। इसका सोर्स था पीआईबी। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ सीधे कि पीआईबी में कहाँ से ये प्रश्न जो है बना था, 24वें नंबर का प्रश्न। तो पीआईबी की जो खबर है ये छपी थी विंजिजम से विजन 2047 तक। इसका नाम था आर्थिक रणनीतिक और सतत विकास के लिए ब्लू कॉरिडोर का निर्माण। ये खबर थी 3 मई 2025 की। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कब की बात थी। ये बात थी 3 मई 2025 शाम को 7:53 पर यह प्रकाशित हुआ कि केरल में स्थित, अपने को पता है वहाँ पर जो पूछा गया था केरल में स्थित है कि नहीं है, तो केरल में स्थित था। इसके बाद इसका पूरा डाटा जो है यहाँ पर दे रखा था कि ये कैसे कैसे काम करता है। इसमें आप आगे पूरा इसे पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को इसका उद्घाटन किया, 8,800 करोड़ रुपये की लागत से बना था। उसका पूरा वर्णन यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे कि आप आसानी से उसके उत्तर काट देंगे। जैसे सबसे पहले मैं फिर एक बार प्रश्न पे आता हूँ, तो आप प्रश्न का पहला पॉइंट पढ़ो। तटीय पोत परिवहन पर निर्भरता को कम करने और विदेशी सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए केवल एक घरेलू कार्गो केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अब हम ये कहाँ ढूंढ सकते हैं, इसका जो पॉइंट था वो यहाँ तक, केवल एक घरेलू कार्गो केंद्र। तो इस घरेलू कार्गो केंद्र के लिए अपने को केवल इतना पढ़ना था। ये दूसरा पॉइंट देखना, विंजिजम क्षेत्रीय व्यापार में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जो संभावित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बीच वाणिज्य के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। ये लाइन अगर आपने एक भी बार पढ़ ली होती तो आपको पता चल जाता कि केवल जो भारत के अंतर्देशीय के लिए नहीं है बल्कि ये विश्व व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपन आसानी से काट देते, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, मुख्यतः यात्री क्रूज कर्टन के और विरासत पोत परिवहन पर केंद्रित करते हुए समुद्री विषाद गंतव्य के रूप में केरल की पहचान प्रोफाइल को बढ़ाना, ऐसी बात उस पूरे आर्टिकल में नहीं है। आप पूरा आर्टिकल पढ़ देना, ऐसी बात ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अपनी प्राकृतिक गहराई, डीप ड्राफ्ट और रणनीतिक अवस्थान का लाभ उठाते हुए विदेशी यात्रांतरण, ट्रांसशिपमेंट पत्तनों पर निर्भरता को कम करना, राजस्व बनाए रखने को बढ़ाना और क्षेत्रीय समुद्री व्यापार में भारत को पुनः स्थापित करना, ये सब बातें उसके लिए आप जब उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, या फिर 3 मई को अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ लिया होता तो आप तीनों ही क्वेश्चन को आराम से कूट को काट देते, क्योंकि कूट भी इतने कठिन नहीं थे। आप नीचे देखेंगे कि इनके कूट भी केवल 1, 2, 2, 3, केवल 3, इस प्रकार कूट भी ज़्यादा कठिन नहीं थे। तो ये तो अपना पहला क्वेश्चन मैंने डिकोड आपके सामने कर दिया है कि ये कहाँ से आया था।
अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप इसी सेट ए के 27 वाले प्रश्न को पढ़िए और उसे देखिए। मंगोलिया में प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोयंग झील में अमूर बाजों अमूर फाल्कन्स के आगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये कहाँ पर आया था। तो इसको मैंने डिकोड किया है और ढूंढ के आपको बताया है कि अगर आप उस छोटे से एक आर्टिकल था द हिंदू का, उस आर्टिकल को भी अगर आप पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेते, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैक्चुअल बातें थी नहीं, केवल आपको पता करना था कि अगर कोई ऐसी घटना हुई, एक बार भी अगर घटना को आपने पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वो खबर कहाँ पर, फिर इस प्रश्न पर अपन वापस आते हैं। द हिंदू पर जब आप जाएंगे और 16 मई 2026 की रात 11 बजे द हिंदू ने प्रकाशित किया था कि अफ्रीका से लौट रहे सैटेलाइट टैग लगे अमूर बाज भारत की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार है। इन पक्षियों को 2025 में मणिपुर में टैग किया गया था और सर्दियों में सोमालिया चले गए थे। अब इस बात को हम देखते हैं, तो ये आपका अमूर फाल्कन है और इस अमूर फाल्कन के नीचे यहाँ पर लिख रखा है कि 3 अमूर बाजे में से 2 जिन्हें नवंबर 2025 मणिपुर में तोमर जिले में सेलेक्ट किया गया था, सर्दियों के दौरान गर्म दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में प्रवास करने के बाद भारत का सुदूरपूर्व अपने प्रजनन लौट रहे थे। तो इस पूरी खबर को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद इस प्रश्न को करने की कोशिश करना। बहुत ही छोटी खबर है, कुछ भी इसमें बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत ही छोटी खबर है, कोई फैक्ट वहाँ पर पूछा भी नहीं गया और अपन को फैक्ट याद भी नहीं करना था, केवल एक छोटी सी खबर देखनी थी। जैसे आप इसको पढ़ने के बाद वहाँ आएंगे तो आप इस प्रकार आसानी से क्वेश्चन को काट देंगे। यह दर्शाता है कैसे निरंतर स्थानीय संरक्षण प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों के आगमन और संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। उस खबर को जैसे आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल ही सही है। दूसरा, यह उन उन्नत ट्रैकिंग प्रौद्योगिकी की वैश्विक सफलता को दर्शाता है जो प्रवासी पक्षियों को अपने प्रवास स्थल स्टॉप ओवर साइट पर वापस जाने का मार्ग दिखाती है। मार्ग दिखाने के बारे में वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पर केवल इतना था कि हम उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। तो आपको वैसे पता चल जाता है कि अगर वहाँ पर ये बात आई नहीं तो थे ही नहीं, तो दूसरा आप ऑप्शन काट देते। तीसरा ऑप्शन था, यह पुष्टि करता है कि अमूर बाजू ने अनुकूल आवास संबंधी परिवर्तनों के कारण भारत को स्थायी निवास स्थल रेजिडेंसी के रूप में अपना लिया है। ये बात भी वहाँ पर बिल्कुल नहीं थी और वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ था कि वो बात जो है वो वापस जा रहे हैं। इसका मतलब है कि तीसरा ऑप्शन भी हो जाता गलत और यहाँ पर पहला नंबर पे ही दे रखा था केवल है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर लेते अगर आपने एक बार भी वो खबर जो है वो मई की खबर है वो पढ़ ली होती। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है जो और कहाँ से आया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसी सेट का अर्थात सेट ए प्रीलिम्स 2026 का 28वां क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन एनएमएसए के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास आरएडी पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका पहला दूसरा तीसरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था और ये बहुत ही सरल प्रश्न था, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आया था वहाँ पर पहले ही नंबर पर अगर आप खबर को पढ़ लेते तो आप पहला और दूसरा ऑप्शन काट देते और तीसरा ऑप्शन अपने आप लगा देते। इतना सरल क्वेश्चन ये था और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन भी मई 2026 से पूछा गया है। इसका मतलब है कि मैं अभी तक जो मैंने प्रश्न बताए हैं वो सभी मई से आए हैं। इसका मतलब ये जो पुरानी एक धारणा बनी हुई थी कि मई से प्रश्न नहीं आते हैं, बाद में यूपीएससी प्रश्न नहीं पूछता है, वो सब टूट गई है। और मई 2026 में पीआईबी की जो खबर है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसी का एक खबर का एक प्रश्न था, उस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। अगर हम वहाँ पर चलते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन नाम से एक खबर छपी थी पीआईबी दिल्ली द्वारा 9 मई 2026 को प्रातः 11:29 पर एक खबर प्रकाशित हुई थी। और खबर की पहली ही अगर आप लाइन पढ़ लेते कि 2014-15 से अब तक वर्षा आधारित क्षेत्र विकास के तहत एकीकृत कृषि प्रणाली, और आप तीसरी लाइन को पढ़ो, एकीकृत कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना और जलवायु संबंधित जोखिम को न्यूनीकरण करना। अगर आप उसका तीसरा ऑप्शन टिक करते तो एकीकृत कृषि प्रणाली आपको वहाँ अच्छे से नजर आ रहा है। बस आप केवल पहली लाइन भी अगर याद करके चले जाते तो आपको पता चल जाता कि तीसरा उसका ऑप्शन होने वाला है और तीसरा केवल 2 में था, तो 50% तो आप यहीं पहुंच जाते। उसके बाद आप आगे बढ़कर देखो, एक जगह पर मैं आपको बताता हूं कि पहला और दूसरा कैसे गलत होगा, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एकधान्य कृषि को प्रोत्साहित करना, ये पहला ऑप्शन है। तो ये पहला ऑप्शन कहाँ पर गलत हो रहा है, ये पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। आप इस खबर को नीचे लेकर जाइए और एकीकृत कृषि प्रणालियों में जो वर्षा आधारित क्षेत्र है वहाँ पर चलिए और इस जगह पर आप उस खबर को देखिए कि पशुपालन मत्स्य पालन जैसे संबद्ध गतिविधियों के साथ बहुफसली, चक्री, अंतर फसली, मिश्रित फसली प्रणाली। इसका मतलब है कि ना तो एकधान्य कृषि प्रणाली वहाँ पर सपोर्ट कर रही थी और ना केवल धान की खेती को बढ़ाने की बात यहाँ पर सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पर निश्चित रूप से कहा गया है कि मिश्रित फसली प्रणालियाँ, अंतर फसली और बहुफसली, चक्री। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप धान को तो वैसे काट देते, क्योंकि धान की खेती को तो सरकार कम करना चाहती है क्योंकि उससे पानी ज़्यादा खर्च होता है, तो इसमें ये नहीं आने वाला था। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप बड़ी आसानी से दे देते। तो जो लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 बहुत ज़्यादा कठिन था, वो
अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने कोचिंग से तैयारी की है और कोचिंग के बहुत सारी जानकारियाँ नोट्स उनके दिमाग में भर गए हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गए। जबकि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? प्रश्न मैंने आपको तीनों ही प्रश्न बताए हैं और प्रश्न मैंने ऐसी जगह से बताए हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड है कि वहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछता है, वहीं से अभी भी प्रश्न आ रहे हैं। तीनों ही प्रश्न मैंने आपको बताए। अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स 2026 को बहुत कठिन बना थे, उनके लिए मैं एक अगला क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। जो भी पीआईबी से पूछा गया है और सीधे सीधे पूछा गया है, वहाँ पर बिना किसी जोड़ तोड़ के अगर आपने पढ़ लिया होता एक भी बार तो आप कर देते। वो है इसका सेट ए का 29वां क्वेश्चन। वैश्विक वस्त्र उद्योग में एरी रेशम सिल्क के लिए ओकोटेक्स प्रमाणन। तो आप सीधे वहाँ पर ढूंढ लेना कि एरी रेशम और ओकोटेक्स प्रमाणन के बारे में अलग से पूरा का पूरा जो है वो बॉक्स बनाया हुआ है, पूरी खबर दी गई है, जिसमें पहली और दूसरी बात दोनों ही आपको मिल जाएगी। तो पहले आप इन बातों को यहाँ पढ़ लो ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना आए। मैं आपको सीधे वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो एरी रेशम के लिए प्रमाणन, यह खबर छपी थी 20 मार्च 2025 को। हालांकि खबर पुरानी नहीं, लेकिन जो पहला अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं, दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं या एक साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खबर महत्वपूर्ण हो सकती थी कि एरी रेशम के लिए प्रमाणन में अगर वो नोट्स बनाते यहाँ से तो बहुत आसानी से उनके नोट्स में बात उनको मिल जाती, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन यहाँ पर नहीं था, ना ज़्यादा फैक्ट पूछे गए थे। सीधी सी बात पूछी गई थी कि क्या यह प्रमाणन जो है ये उच्च स्तरीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। तो उसका पहला लाइन आप पढ़ लो, पहला ही आप जो पहले पैरा पढ़ लो, उसमें आपको पता चल जाएगा। ओकोटेक्स एक विश्वव्यापी प्रमाणन है जो धागे, कपड़े, बटन, लिनन, टेरी क्लॉथ, सूत और अन्य सहायक सामग्री जो वस्त्रों के लिए है, यह कच्चे, अर्धनिर्मित और तैयार वस्त्र सामग्री उत्पादों में हानिकारक पदार्थों की जांच करता है। ओकोटेक्स प्रमाणन सुनिश्चित करता है कि अंतिम उत्पाद मानव उपयोग के लिए सुरक्षित रहे। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसने पूछा था कि यह पुष्टि करता है कि एरी रेशम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरणीय और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, जिससे प्रीमियम पर्यावरण सचेतन बाजारों में से प्रवेश का अधिकार मिलता है। ये बात अगर आप इसमें ढूंढते तो आपको आसानी से मिल जाती। इस पैरा पर यहाँ पर आप पढ़ना शुरू करो। इससे भारतीय निर्यातकों की उन उच्च स्तरीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलता है जो पर्यावरण के अनुकूल और रसायन मुक्त उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप इस लाइन को भी पढ़ लेते तो दोनों ही उत्तर आपके हो जाते, पहला भी सही हो जाता, दूसरा भी सही हो जाता, और इसका उत्तर आसानी से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आप लगा कर आ जाते। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सेट ए का 30वां क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको कोई भी सोर्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि द हिंदू पढ़ते, पीआईबी पढ़ते, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते या कोई भी और भी अखबार पढ़ते तो आप होर्मुज जल डमरू मध्य को इस साल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में देखते। अगर आप एक बार भी मैप पर जाकर इसे देख लेते तो आप बड़ी आसानी से समझ जाते कि इसमें बहरीन और कतर इसका आंसर होने वाला है। एक बार अगर आप देख लेते तो आपके दिमाग में इमेज बन जाती, इसलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको मैं आपको कहीं पर भी नहीं बता रहा हूँ, तीनों ही जो सोर्स है वहाँ पर ये उपलब्ध था। तो एक क्वेश्चन और आपका ये हो गया कि ये आपको उपलब्ध मिल जाता। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सूची में अगला प्रश्न जो मैं ले रहा हूँ वो है 33वां नंबर का प्रश्न। आप देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब मैं आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कारण इतना अधिक सुर्खियों में रहा है कि इन तीनों ही सोर्सेस में पीआईबी पढ़ेंगे आप, द हिंदू पढ़ रहे हैं आप, या फिर आप कोई सा भी और अखबार भी पढ़ रहे हैं, द हिंदू नहीं पढ़ रहे हैं, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस नहीं भी पढ़ा है और कोई और अखबार भी पढ़ा है, तो भी वहाँ की जलवायु के बारे में आपको बेसिक जानकारियाँ हो जाएंगी। इसलिए आपको कोचिंग वाले नोट्स से ज़्यादा अखबारों पर ध्यान देना है, क्योंकि अखबार क्या करते हैं, जब आप कोई अखबार पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप फैक्ट्स याद नहीं करते, बल्कि फैक्ट्स के साथ दी जाने वाली ये बेसिक जानकारियाँ, जैसे कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर कौन सी वर्षा होती है और वहाँ पर वर्षा कब होती है, ये बातें तो आप वैसे ही जान लेंगे। आप इन बातों को इनडायरेक्टली वैसे अपने आप अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं जब आप किसी अखबार में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, पीआईबी में पढ़ते हैं या किसी भी ऐसे सोर्सेज से पढ़ते हैं। तो ये तो तीनों ही सोर्सेज में था, तो मैं इसकी बात कर ही रहा हूँ और ये आसान क्वेश्चन था, कोई फैक्ट नहीं था इसमें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो आप इसी सेट के 35वें क्वेश्चन पर आओ, जिसमें भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के बारे में प्रश्न पूछा गया। हालांकि इस प्रश्न की लंबाई काफ़ी है, काफ़ी लेंदी प्रश्न है और काफ़ी जटिलता इस प्रश्न को सोल्व करने में होगी, लेकिन आपको अगर इसकी बेसिक जानकारी होती और आपके दिमाग में अगर क्लैरिटी होती तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर देते। अब वो क्लैरिटी कहाँ से होती, तो चलिए फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जिसे आप देखकर सोचेंगे कि आखिर ये प्रश्न हमारे साथ हो क्या रहा है। तो आप जो है पीआईबी खोलिए और पीआईबी के 11 अप्रैल 2026, बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 11 अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट आई हुई है कि सागरमाला भारत के समुद्री प्रदेश को बदलना। आधारभूत संरचना नाम से एक रिपोर्ट छपी है उसमें कि सागरमाला भारत के समुद्री प्रदेश को बदलना। उसमें सागरमाला के बारे में A to Z
जहाँ पे ज़ीरो से लगाकर अंतिम तक पूरी जानकारी, उसका पूरा मैपिंग, उसके पूरे की पॉइंट्स, पूरी जानकारी वहाँ पर दी हुई है। उस जानकारी को अगर आप एक बार केवल पढ़ भी लेते तो आप इन क्वेश्चनों को, जो कि लेंदी प्रश्न लगता है लेकिन फैक्ट ज़्यादा नहीं है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको होती है कि फैक्ट दिमाग में नहीं रखने थे, केवल आपको वो लेंदीनेस सोल्व करनी थी और प्रश्न को सोल्व करके आप उत्तर देते तो समय खाता, लेकिन प्रश्न आपका 2 नंबर यहाँ पर पक्के कर देता। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आप इस सेट का 37वां क्वेश्चन देखो। ताइओहोम राज्य द्वारा निर्मित और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित मोईदामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बेहद ही सरल प्रश्न था, कोई ज़्यादा कठिन कूट नहीं, केवल सामान्य से पूछा था कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और कौन सी बात सत्य है, इसको आप कहाँ ढूंढते। तो हालांकि ये प्रश्न थोड़ा पुराना था और जो 1-2 साल से जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, क्योंकि जो मोईदाम वाली बात थी वो पीआईबी में बहुत विस्तृत रूप से छुपी थी, एक बार नहीं बल्कि कई कई बार छपी थी। द इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी थी और द हिंदू में भी छपी थी, लेकिन चूंकि ये बात पुरानी थी इसलिए पीआईबी ने इसे कवर किया था 26 जुलाई 2024 को, कि जब उसको जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था तब पहला ही नंबर पर लिखा गया था कि मोईदामों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, या ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाता है कि अहोम राजवंश की क्या है, ये टीला दफन प्रणाली है। तो आप आसानी से इसमें लगा देते हैं कि इसमें केवल तीसरा क्वेश्चन ही सही है, अर्थात रॉयल और अभिजात नोबल के समाधि स्थल ब्यूरिंग ग्राउंड थे वो, तो इसमें केवल तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि 44वां नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक विमानों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ब्लैक बॉक्स की खबर जो है वो सुर्खियों में क्यों रही, ये आपको सबको पता है। ब्लैक बॉक्स के बारे में अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ा होता और एक बेसिक जानकारी अगर ब्लैक बॉक्स का बारे में अगर क्यूरोसिटी से भी प्राप्त करते और निश्चित रूप से अगर आपने द इंडियन एक्सप्रेस के अखबार को पढ़ा होता तो उसमें काफ़ी बार जो है वो ब्लैक बॉक्स चर्चा में रहा है। उसने ब्लैक बॉक्स को अपने एक्सप्लेन पेज पर और बार बार जो है वो एनालिसिस किया है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं आपको इसका पूरा एक प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर ये बात है। तो जैसे आप गूगल सर्च करेंगे और फ्लाइट ब्लैक बॉक्स इंडियन एक्सप्रेस नाम से सर्च करेंगे, उसके बाद पिछले साल अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था, तब भी बहुत सारे अखबारों ने इस बारे में लिखा था। ब्लैक बॉक्स नाम से एक पूरा आर्टिकल का एक जो है वो श्रेणी बन गई है द इंडियन एक्सप्रेस में। तो काफ़ी बार जो है वो अपने को पता है कि ये बातें आई है। फिर 13 मार्च 2026 को भी एक खबर आई थी। तो ब्लैक बॉक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इस साल सुर्खियों में रही है। तो ब्लैक बॉक्स को आपको करना ही करना था। ब्लैक बॉक्स में अगर आप उन खबरों में से 1-2 खबरों को भी अच्छे से पढ़ लेते तो आप आसानी से ऑप्शन को काट देती, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है लाल प्रकाश स्पंद वो कट जाता, क्योंकि आपको उसमें पता चल जाता कि उसमें लाल प्रकाश स्पंद उत्सर्जित नहीं होता अंतर्जलीय खोज के लिए, बल्कि उसमें कुछ अलग प्रकार की तरंगें होती है वो उत्सर्जित की जाती है। दूसरा, कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा, ये बात तो द इंडियन एक्सप्रेस में चित्र बनाकर समझा गई थी कि उसमें कॉकपिट डेटा को और फ्लाइट डेटा दोनों को जो है वो लिया जाता है। उसके बाद उसके मेमोरी यूनिटों के निर्माण में या तो जंगरोधी इस्पात का, स्टेनलेस स्टील का या टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। ये आप कॉमन सेंस से भी कर लेते कि सही है, क्योंकि उसमें जंगरोधी और उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें स्टेनलेस स्टील का और टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता। और कॉमन सेंस से नहीं भी करते तो यहाँ पर भी अगर आप इन आर्टिकल को ध्यान से पढ़ते तो वहाँ पर इन दोनों का ही आपको मिल जाता। तो ये क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर सकते थे अगर आप सही से और बिल्कुल बेसिक से अखबार को पढ़ते। इसके बाद आज का अपना अगला क्वेश्चन है, वो है इसी सेट का हरित हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हरित ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कुल मिलाकर बात यह है कि इन तीनों ही आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ से क्वेश्चन हूबहू वहाँ से बैठा था। आप अपनी पीआईबी को खोलिए और 12 नवंबर 2025 को भारत की ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमताओं का पता लगाना नाम से एक पूरा बड़ा आर्टिकल उसमें छपा था, जिसमें हरित हाइड्रोजन के बारे में काफ़ी चीज़ें दी गई थी। अगर आप वहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे और परिचय पढ़ने के बाद आप और थोड़ा नीचे जाएंगे, इसके उद्देश्य को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पहले नंबर पर एक बॉक्स दिया गया था और बॉक्स में पूरी तरह से हाईलाइट करके लिखा हुआ था कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो यहाँ से बड़ी आसानी से होने वाला था। ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसका निर्माण जीवाश्म ईंधनों के बजाय सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका बड़ी आसानी से हो गया है। इस प्रक्रिया में सौर पैनल या पवन टरबाइन से मिली बिजली का इस्तेमाल करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपजित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित मानकों के अनुसार इस तरह से बनाया गया हाइड्रोजन ग्रीन तभी माना जाता है यदि इस प्रक्रिया से होने वाला कुल उत्सर्जन बहुत कम यानी 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने पर 2 किलोग्राम CO2 समतुल्य ज़्यादा न हो। कुल मिलाकर बात समझ में आ गई है कि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि वो प्राकृतिक गैस के पुनरुत्पादन से प्राप्त होती है, बल्कि दूसरा ऑप्शन सही होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा से जनित विद्युत का उपयोग करके
जल के विद्युत अपघटन द्वारा इसका प्रयोग इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। ये ऑप्शन आपका हो गया। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो आपका तीसरा ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा कि जो ये बोल्ड में लिखा हुआ है कि 6 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित होने, जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कमी आने और 2030 तक हर साल लगभग 50 एमएमटी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है। ये आपका तीसरा ऑप्शन भी आसानी से हो गया। तीसरा ऑप्शन भी आपका जो है वो सही है। तो बड़ी आसानी से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता अगर आप केवल रेगुलर रूप से जो पीआईबी के मुख्य आर्टिकल भी पढ़ लेते, क्योंकि ये तो एक मुख्य आर्टिकल में छपा था जो आपको बड़ी आसानी से समझना था। इतना बड़ा ज़्यादा फैक्ट इसमें भी नहीं थे और ये भी एक बेसिक प्रश्न की तरह था। अगला क्वेश्चन जिसका एनालिसिस हम कर रहे हैं वो इसी सेट का 46वां क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थानों की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो हालांकि ये क्वेश्चन शायद एक जगह पर आपको पीआईबी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये तीनों ही ऑप्शन आपको पीआईबी में आसानी से मिल जाएंगे। कैसे, मैं आपको पूरा सोल्व करके इसे बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को अब सबसे पहले देखते हैं, पहले ऑप्शन को, कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र एक स्वायत्त अभिकरण है जिसकी स्थापना निजी संस्थानों को भागीदारी को सुकर बनाने के लिए की गई है। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आप सीधे पीआईबी पर चलिए और पीआईबी पे आप 29 जनवरी 2026 की पीआईबी में उसमें लिखा हुआ था कि भारतीय की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $8 अरब निजी क्षेत्र के लिए खुलने के बाद लगभग 400 स्टार्टअप सक्रिय। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जो वक्तव्य दिया था और इसमें ये वाली लाइन आसानी से आपको मिलेगी। ये वाली लाइन लिखी हुई थी कि डॉक्टर सिंह ने बताया कि विस्तार 2019 के बाद के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के कारण हुआ जिनमें अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना शामिल है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख संस्थागत बदलाव इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्थापना थी जो निजी उद्योग और सरकारी एजेंसियों के विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच सिंगल विंडो इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन तो यहाँ पर डिकोड हो गया। इसके बाद मैं आपको अगला ऑप्शन भी बता रहा हूँ कि अग्निकुल कॉस्मॉस वाली बात और स्काईरूट एरोस्पेस। दूसरा था वो अग्निकुल से जुड़ा हुआ जो बिंदु था वो पूछा गया था कि अग्निकुल ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया। ये हालांकि ये 2024 की खबर थी, लेकिन प्रोमिनेंटली इसे प्रकाशित किया गया था कि अग्निकुल ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया। अगर ये केवल आप उसकी हेडिंग भी पढ़ते तो हेडिंग ही यहाँ पर लिखी गई थी, जो हेडिंग थी वो कि वो यहाँ पर क्वेश्चन में दे दी गई थी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीआईबी जैसे सोर्सेज आपको कोचिंग के नोट्स से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको जो मेन चीज़ें मिलेगी वो पीआईबी के नोट्स से, द इंडियन एक्सप्रेस के जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है, जो आप खुद पढ़ेंगे उससे आपको मिलने वाली है। क्योंकि एक बार भी अगर आप इस खबर को पढ़ते तो 1 साल तक ये खबर आपको याद रहती, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ट्रिकी पॉइंट नहीं पूछा गया था। बिल्कुल सरल पूछा गया था कि ये है या नहीं है, बस। अगला क्वेश्चन इस सेट का 48वां क्वेश्चन है जिसमें जीनोम इंडिया परियोजना के बारे में पूछा गया है। इसके तीनों ऑप्शन को आप देख लो। मैं तीनों ही ऑप्शन में से पहला ऑप्शन इसका गलत है तो वो वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा और तीसरा ऑप्शन आप केवल उस लेख आर्टिकल का जो है पहली और दूसरी लाइन भी पढ़ लेंगे तो आप इसे आसानी से कर सकते थे। तो हम सीधे चलते हैं पीआई पर। और पीआईबी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जीनोम इंडिया नाम से एक आर्टिकल छपा था। आर्टिकल कब छपा था? आर्टिकल छपा था 30 अप्रैल 2025 को शाम को 5:28 पर। और उसमें पहली लाइन को आप पढ़ो। केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित जीनोम इंडिया परियोजना ने देश भर के सभी प्रमुख जनसंख्या समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 से अधिक व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटाबेस तैयार कर लिया है। आप प्रश्न नंबर जाकर एक बार फिर से देखो तो आप प्रश्न नंबर जैसे पहुंचोगे आपको यह परियोजना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है, सही मिल जाएगा। दूसरा, इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय जनसंख्या के आनुवंशिक विविधता की सूची तैयार करना है। ये भी आपको इसी लाइन में मिल गया है कि जनसंख्या समूह को प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 से अधिक व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटाबेस तैयार कर लिया है। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेते। पहला इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि पहला इस पूरी ही आर्टिकल को पढ़ने के बाद भी आपको पहला नहीं मिलेगा, क्योंकि मानव जीनोम परियोजना जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना, वो अलग परियोजना है। बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया बोल रहे हैं कि यूपीएससी 2026 बहुत ज़्यादा कठिन थी। हालांकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको आउट ऑफ सिलेबस माना गया है और टफ थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जो सरलता से अपन अगर बेसिक सोर्स पर रिलाई करते तो उन्हें कर सकते थे। आप 49वें क्वेश्चन को भी अच्छे से देखो, जो आपको मैं बता दूंगा कि अगर आप उस आर्टिकल को बहुत अच्छे से आसानी से पढ़ते तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाता। कैसा? 49वां नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप दोनों ही ऑप्शन को पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको उस सोर्स पर लेकर चलता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन सीधे के सीधे पहला और दूसरा दोनों ही जो है वो ऑप्शन वहाँ पर पूछ लिए गए थे। तो आप जो है पीआईबी पर चलते हैं हम, और पीआईबी का विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का पीआईबी है, उसमें 4:48 पर 4 फरवरी 2026, ज़्यादा पुरानी बात भी इसमें नहीं है, 4 फरवरी को पूछा गया था। उसमें संसद का एक प्रश्नोत्तरी थी, उसमें राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी।
तो उस जानकारी के आप कहाँ पर आइए, उस जानकारी में यहाँ पर क्वांटम मिशन के बारे में पॉइंट वार जानकारी दी गई थी, पॉइंट वाइज आपको बताया गया था। उसका पहला पॉइंट आप पढ़ते कि क्रमशः 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष में 20-25 भौतिक क्यूबिट, 50-100 भौतिक क्यूबिट और 50-1000 भौतिक क्यूबिट वाले मध्यम स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करें। मध्यम स्तर भी आपको मिल जाता और 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट भी आपको आसानी से मिल जाता। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता। दूसरा ऑप्शन था कि इसके कार्यान्वयन के अंतर्गत संपूर्ण भारत के शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संस्थानों में 4 विषयगत केंद्रों की स्थापना करना। तो आप इस आर्टिकल में थोड़ा सा वो नीचे आते तो आप एक लिस्ट वहाँ पर पाते। उस लिस्ट में अच्छे से लिखा हुआ था क्वांटम कंप्यूटिंग पहला नंबर पर, IIMSC बेंगलुरु, क्वांटम संचार IIT मद्रास, क्वांटम सेंसिंग IIT बॉम्बे और 4 था क्वांटम सामग्री उपक्रम IIT दिल्ली। बहुत सरल प्रश्न पूछा गया था, कुछ भी थीमेटिक यहाँ पर नहीं था, कोई भी ज़्यादा फैक्चुअल नहीं पूछा गया था, बहुत आसानी से पूछा गया था कि 4 अगर आपको ये सारणी एक बार देख ली होती तो आप आसानी लगा देते कि चौथा वाला भी जो ऑप्शन है वो आपके सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाता। तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाते कि दोनों ऑप्शन आपके सही दे रखे, तो आपके 2 नंबर यहाँ पर भी आसानी से पक्के होने वाले थे। इसी सेट का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डीप ओशन मिशन के बारे में पूछा गया था, ये प्रश्न कहाँ से आया था और इसके तीनों ही ऑप्शन कहाँ से आए थे। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद मैं आपको फिर PIB पर ले चलूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि शुरुआत की 3-4 लाइनें पढ़ने पर आप पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही ऑप्शन करके इसे आसानी से कर देते। तो इन ऑप्शनों को देखने के बाद मैं आपको सीधे PIB की उस साइड लेकर चलता हूँ। PIB में घरे महासागर मिशन के नाम से एक आर्टिकल छपा था 17 अगस्त 2025 को। 17 अगस्त 2025 के आर्टिकल की शुरुआती लाइनें जो चाबी छिन्ना, वहाँ पर शुरुआत में जो केवल 4 इसके मुख्य पॉइंट दिए गए, तो मुख्य पॉइंट का पहला पॉइंट अगर आप पढ़ते, दूसरा पॉइंट आप पढ़ते तो 2021 में शुरू किया गया डीप ओशन मिशन। दूसरा पॉइंट आप पढ़ो कि भारत का पहला मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान परियोजना के भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैसे आप इस लाइन को पढ़ते आप दूसरा और तीसरा मान लेते कि दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। आप थोड़ा और नीचे आते तो आप पहला ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट कर देते। पहला ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आपको यहाँ पर इस मिशन अज्ञात की खोज के नीचे इन लाइनों को आप पढ़ो। इसकी छिपी हुई क्षमता को उजागर करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, किसका था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का था, अतः पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया नहीं था। तो पहला आप काट देते, दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाता और बहुत बेसिक प्रश्न था, बहुत सरल प्रश्न था। केवल इतनी सी लाइनें अगर आप पढ़ लेते तो आप इसे आसानी से लगाकर आ जाते। इसके बाद इसी सेट के हम 60वें क्वेश्चन को करते हैं कि भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि इस प्रश्न में कोई फैक्ट आपसे नहीं पूछा गया था, बल्कि केवल आपको इस मिशन के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं ये पूछा गया था। आप तीनों ऑप्शन को देखो, तीनों ऑप्शन में कोई फैक्ट नहीं है और कोई एक्सट्रीम वर्ड भी नहीं है, केवल ये कहा गया है कि आपको अगर बेसिक समझ इसकी है तो आप इन तीनों ही क्वेश्चन को राइट लगा दोगे। कैसे और ये कहाँ पर था, तो 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में बात की थी और उसी बात को आधार बनाते हुए हमारे देश के जो गृह मंत्री है उन्होंने 15 अगस्त 2025 की शाम को उनके नाम से एक संबोधन छपा था। उस संबोधन में उन्होंने इस मिशन के बारे में बताया था। अगर आप इस संबोधन को अच्छे से पढ़ लेते तो आप इसे आसानी से कर लेते। ये संबोधन कहाँ है मैं आपको बताता हूँ और इस संबोधन में इस मिशन की बात कहाँ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और आप उन लाइनों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये संबोधन छपा था, उस संबोधन के आप नीचे नीचे चले चलो तो आपको मिशन सुदर्शन, हाँ, श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत करने का एक ऐतिहासिक घोषणा की है। इस मिशन के तहत तीसरा पॉइंट को अब मिलाना 2035 तक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों को अत्याधुनिक तकनीक और शक्तिशाली हथियार प्रणालियों से लैस किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य न केवल शत्रु हमलों को बेअसर करना है बल्कि सुदर्शन चक्र की तरह ही प्रभावी जवाबी हमले करना भी है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को अवैध बनाने और शत्रुओं के खिलाफ लक्षित हमले करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। बस इतनी सी बात को आप पढ़ने के बाद फिर से इस क्वेश्चन को करो, आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे दोगे कि इसमें क्या पूछा गया था। इसके बाद आप 63वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के अधीन संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन को आप देखते ही मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस प्रश्न को आपको कहीं पर भी इस प्रश्न को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पर कोई भी एक अखबार, चाहे वो द हिंदू कर रहे हैं या फिर द इंडियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अगर डेली बेसिस पर कर रहे हैं तो इस प्रश्न को तो आप आसानी से हल कर लेंगे,
क्योंकि उसमें केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ASFIO, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, इन तीनों के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। खासकर उनका मंत्रालय कौन सा है, वो किस काम के लिए है, उनका जो कार्य क्या है, ये आपको आसानी से डेली बेसिस पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होने वाला है और कौन सा क्वेश्चन नहीं होने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कठिन बनाया गया था, बल्कि इसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जिससे आप आसानी से एलिमिनेट करके इस प्रश्न का उत्तर दे देते। तो मैं इस प्रश्न को कहीं पर भी नहीं खोज रहा हूँ, बल्कि डेली बेसिस पर जो तैयारी कर रहा था वो इस प्रश्न को कर लेगा, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। इसके बाद आप सीधे 74 नंबर के प्रश्न पर आओ और उसमें देखो कि संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGC के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए थे और ये प्रश्न भी बहुत बेसिक प्रश्न थे। और आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि PIB में इसके बारे में भी प्रोमिनेंटली जानकारी दी गई थी और खासकर 2026 में जानकारी दी गई थी। कहाँ पर? पहले आप एक बार इसके ऑप्शंस को देख लो। ऑप्शन को देखने के बाद मैं आपको उस सोर्स पर लेकर चलता हूँ। मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ PIB के प्रविष्टि तिथि 10 फरवरी 2026 का आर्टिकल था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। उसमें आप केवल शुरुआती इसका इंट्रोडक्शन पढ़ो कि पंचायत स्थानीय स्वशासन होने के नाते एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य की सूची का हिस्सा है। इस प्रकार पंचायत क्षमता को मजबूत करने के लिए समर्थन प्रदान करना मुख्य रूप से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। इसका मतलब जो तीसरा नंबर का ऑप्शन आप पढ़ते कि सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों और संशोधित RGC हेतु केंद्रीय वित्त पोषण की हिस्सा 100% है, वो तो गलत हो जाता, क्योंकि राज्य सूची का विषय इसका मतलब केंद्र से केवल मदद कर सकता है, लेकिन कुछ तो राज्यों को भी करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन गलत हो जाता। उसके बाद आप सीधा पहला ऑप्शन पढ़ो और इसको पढ़ो कि हालांकि मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 से शुरू होकर संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नाम की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। 2022-23 से शुरू, और वहाँ पर दे रखा था कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू, तो वो भी एलिमिनेट हो जाता। बचा कौन सा? दूसरा। तो आप आसानी से केवल 2 लगा देते, क्योंकि वहाँ पर एलिमिनेट करके आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते थे। और अगर आप दूसरे क्वेश्चन को भी ढूंढना चाहो तो उसे भी आप ढूंढ सकते हैं। नीचे थोड़ा सा रहो और उसमें पढ़ो कि इसका मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए, नेतृत्व भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायत संस्थाओं की क्षमता निर्माण का समर्थन करना है। और आप दूसरा ऑप्शन पढ़ो, उसमें भी यही बात लिखी हुई है। तो यह क्वेश्चन भी आप बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, बेसिक भी अगर आप करते तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता। 2 नंबर यहाँ से भी आपके पक्के होने वाले थे। इसके बाद मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन से देश यूरोपीय संघ के सदस्य? इस प्रश्न को मैं कहीं पर भी नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा प्रश्न था जो 100% पूछने की संभावना सभी स्टूडेंट को लगभग पता होगा, हर एस्पिरेंट को पता होगा कि ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि जैसे ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो एक समझौता हुआ है, उसके बाद आपको देख लेना था कि यूरोपीय संघ में कौन कौन से देश है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं तो या तो आप बहुत पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, या आपने अभी तक पेपर के ट्रेंड को नहीं पकड़ा है। तो इस प्रश्न को मैं कहीं पर भी नहीं बता रहा हूँ। इस प्रश्न को आप अपने आप हल कर सकते थे, कोई सा भी अखबार पढ़ते तो ये प्रश्न हो जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी ठीक वैसा ही है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना था और इंटरपोल के नोटिस के बारे में पूछा गया था। मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं कि अगर आपने PIB डेली बेसिस पे पढ़ी है, अखबार डेली बेसिस पे पढ़े हैं, तो कम से कम 10 बार ऐसा आया होगा कि वहाँ पर इंटरपोल के नोटिस के बारे में या किसी को नोटिस इशू हुआ है, ऐसा आया होगा। अगर आप थोड़े से भी UPSC के सीरियस स्टूडेंट होते तो आप उन नोटिस को एक बार जरूर साल में देख लेते कि कौन सा नोटिस किसके लिए जारी होता है, क्योंकि खबर प्रोमिनेंटली रूप से बार बार अखबारों में और PIB की सुर्खियों में आई है। तो इसको भी मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ। कोई भी सीरियस स्टूडेंट इसे आराम से, आज तो जेमिनी AI है, जैसे किसी भी चीज़ पर ढूंढकर आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेता। तो इसे भी हम नहीं ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से आया है। इसके बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं 79 नंबर के क्वेश्चन को। ध्रुव 64 के बारे में वहाँ पर पूछा गया था कि ध्रुव 64 क्या है और इसकी बेसिक जानकारी वहाँ पर पूछी गई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल था, लेकिन चूंकि ये PIB में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिया गया था, एक लाइन जो दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो तो उसकी हाईलाइट में दिया गया था कि ये क्या है। तो मैं खुद इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि हम बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था, कई सारे कोचिंग संस्थान बात बोल रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न मैं अभी तक आपको करवा चुका हूँ वो सभी तो PIB में हमें मिल गए। लगभग 90% तो हमें केवल PIB से मिल गए। अर्थात जो डेली बेसिस पर PIB पढ़ रहा है और PIB का रिवीजन करके गया है, उनके लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल, इतने ज़्यादा कठिन फैक्चुअल भी वो नहीं थे। इस क्वेश्चन को आप देखो और खुद आप समझो कि ये क्वेश्चन कितना सरल था और कहाँ से आया था। तो आप सीधे ध्रुव 64 को 15 दिसंबर 2025 की PIB में पहले नंबर की लाइन ही पढ़ो कि ध्रुव 64 भारत का पहला 1 गीगाहर्ट्ज़ 64 बीट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। दूसरा नंबर का ऑप्शन आपको आसानी से सही हो गया, क्योंकि बिल्कुल मिल गया कि यही था। और इसके बाद ये कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरा चिप है, ये आपको ढूंढना था। तो इसको आप नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ और नीचे आओ,
और आप यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि विक्रम 2025 तेजस, और ये यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर आप पढ़ो कि ध्रुव 64 एक स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। इससे भी थोड़ा आप नीचे आओ, थोड़ा वो नीचे आओ, थोड़ा वो नीचे आओ, यह चिप दे रखी है, यहाँ फोटो भी आप देख सकते थे। थोड़ा वो नीचे आओ, थोड़ा वो नीचे आओ, तो यहाँ पर आप पढ़ो ध्रुव 64 DRR-V कार्यक्रम के तहत निर्मित तीसरी चिप है, जिसका समग्र उद्देश्य भारत में भविष्य के माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण को सक्षम बनाना है। पहला चिप, दूसरा चिप भी यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर चारों ही चिप दे रखे थे। तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत बेसिक से बहुत आसानी से हल कर लेते अगर आपने ये PIBB कंप्लीट किया होता। लेकिन हमने क्या किया, मैं बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत से ने PIBB किया है, लेकिन मैं बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए और इतना ज़्यादा नॉलेज अपने अंदर भर लिया कि उन नॉलेज से जो है हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गए और क्लैरिटी बिल्कुल नहीं बचती। इससे अच्छा होता कि आप केवल एक सोर्स पर PIB पर और एक अखबार को पकड़ते और बस उन्हीं को डेली बेसिस पर करते। इसके बाद हम 80वां क्वेश्चन देख देते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने बम निरोधक प्रणाली के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मानक प्रवर्तित किया है। इस प्रणाली के संबंध में बातें करनी थी। पहले एक बार आप ऑप्शन को अच्छे से देख लो। ऑप्शन जब आप अच्छे से देख लेंगे तो फिर मैं उसको आपको PIB पर करवाता हूँ। पहली बात तो दूसरा ऑप्शन, जो इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच उपकरण की अंतर संचालनीयता में सुधार होगा, ये तो आप बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर लेते। अगर एक बार भी आपको थोड़ा बहुत भी पता होता कि ये चीज़ें क्या है, कि BIS क्या है, बम निरोधक प्रणाली का परीक्षण क्या है, तो आप दूसरा नंबर का ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट कर देते कि वो तो सही होगा। उसके बाद दिक्कत आती पहले और तीसरे ऑप्शन की। तो पहला और तीसरा ऑप्शन कहाँ पर मिलने वाला था, चलिए फिर हम PIB पर चलते हैं एक बार और 25 मार्च 2026 की PIB देखते हैं कि बम निरोधक प्रणाली के राष्ट्रीय मानक। भारतीय मानक ब्यूरो ने उपलब्ध जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर 2025 को बम निरोधक प्रणाली प्रदर्शन मूल्यांकन आवश्यकताओं भारतीय मानक 19/445/2025 मिला लो। ये क्या लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन अपना हो गया सही। अब तीसरा ऑप्शन इसमें कहीं पर भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब है कि तीसरा ऑप्शन जो है वो अपने गलत है। तो पहला और दूसरा में से पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो पहला और दूसरा इसका आसानी से आंसर हो जाता है। इसके बाद आप सीधे 84वें क्वेश्चन में आओ और मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे प्रीलिम्स का सबसे सरल क्वेश्चन और प्रोमिनेंटली जो PIB में मिल रहा था वो क्वेश्चन मैं इसे मानूंगा। भारत के स्वदेशी नवीन उच्च रेजोल्यूशन मौसम मॉडल भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डेली बेसिस पर जो PIB पढ़ रहा था लगभग 10 बार उसने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और इसका उत्तर लगभग 10 बार उसने पढ़ा होगा। इसके ऑप्शन आप देख लो। उसके बाद मैं सीधे चलता हूँ। इसका उद्देश्य पंचायत समूह वाली बात और इसे IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया, दोनों ही बातें वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट रूप से दे रखी है। चलो चलते हैं वहाँ पर। तो आप 7 अगस्त 2025 की PIB को देखो। भारत का मौसम पूर्वानुमान प्रणाली संसद का प्रश्न था, उसमें लिखा गया था कि भारत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली नवनिर्मित त्रिकोणीय घट अष्टफल की है पूरी बात। उसके बाद जो ऑप्शन में बात है मैं वहाँ पर सीधे आता हूँ। तो जिसका इसका उपयोग वास्तविक समय में मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। प्रमुख विशेषताएं, एकमात्र देश बन गया है। उसके बाद सीधे अपन चलते हैं कि अपनी वाली बात कहाँ पर दे रखी है कि पंचायत स्तर पर। तो यहाँ पर चलो आप सीधे कि वैश्विक पूर्वानुमान मॉडल चलाने वाला एकमात्र देश बन गया है। भारत FS को पंचायत स्तर पर पूर्वानुमान उत्पन्न करने और चरम मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। पहला ऑप्शन सही। दूसरा ऑप्शन ढूंढने के लिए आप थोड़ा वो नीचे चलो, थोड़ा वो नीचे चलो और यहाँ पर चलो। भारत FS को IITM पुणे जैसे भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों की टीम ने नोएडा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से विकसित किया है। इसका मतलब है कि इसे IIT दिल्ली ने विकसित नहीं किया है। तो पहला ऑप्शन सही, दूसरा गलत, आसानी से उत्तर हो जाता। 2 नंबर आपके बहुत आसानी से पक्के होने वाले थे। UPSC प्रीलिम्स 2026 का एक और बहुत ही आसान प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। वो प्रश्न नंबर 88 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स के 3 मुख्य उप सूचकांकों का सटीक रूप से दर्शाता है। इसका तीसरा उत्तर था पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। लेकिन ये कहाँ पर था, कहाँ से आप आसानी से उत्तर दे सकते थे, तो मैं आपको बता दूँ कि 2025 6 अगस्त 2025 को यह छपा था PIB में। और उसमें सीधे आप नीचे जाते, आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। सीधे आप नीचे जाते और एक चित्र दे रखा था बस वहाँ पर। वो आप चित्र आपको देखना था कि मेथोडोलॉजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी, 35%, 45%, 20%। उत्तर हो गया था। तो आप अगर बेसिक से भी अगर डेली बेसिस पर PIB कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपको आसान लगने वाले थे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आप फंसते, लेकिन फिर भी आप उन्हें कर तो लेते। इसके बाद हम सीधे 89वें क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC पहल के मूल उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। कोई यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं मांगी गई थी, केवल इतना पूछा गया था कि इसका बेसिक्स क्या है, कि ONDC वाकई में है क्या। तो आप इसका बेसिक्स अगर आप डेली बेसिस पर करते तो वैसे तो आप किसी भी अखबार में इसको पढ़ लेते, क्योंकि ये लगातार 1-2 साल से सुर्खियों में रह ही रहा है, तो पढ़ लेते। लेकिन फिर भी अगर आप इसका सोर्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसका सोर्स बताता हूँ। डिजिटल वाणिज्य में
क्रांतिकारी बदलाव ओएनडीसी पहल, इस नाम से पीआईबी में 4 जनवरी 2025 को एक खबर छपी थी और उसमें जब आप पहली 1-2 लाइनें पढ़ते तो ये आपको पता चल जाता कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किसके लिए। तो इसमें लिखा हुआ था कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की संवर्धन विभाग की पहल है, खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है और ओपन सोर्स पर आधारित है। फिर खुले प्रोटोकॉल को बढ़ावा देकर एकाधिकारवाद प्लेटफॉर्म पर निर्भरता को कम करके, यहाँ पर इस बात से भी यहाँ समझ में आ रहा था कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। और भी अगर आप जाते तो आप इसमें और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे भारतीय गुणवत्ता परीक्षद QCI में विकसित किया गया। इसके बाद और आगे जाते तो आप इन सब को पढ़ने के बाद इसका उत्तर तो आसानी से लगा देते। इसमें क्या शामिल है, तो वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण, समावेशिता, लागत दक्षता, ये यहाँ पर सीधे लिखा हुआ था। वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण, नेटवर्क में अंतर संचालितता को सक्षम बनाकर बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के प्रभुत्व को तोड़ना। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप आसानी से बेसिक से भी दे सकते थे। इसके बाद हम 92वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बांड जिसके आगम का उपयोग केवल पर्यावरणीय और सामाजिक परियोजनाओं दोनों के एक संयोजन के वित्त पोषण अथवा पुनर्वितरण पोषण के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। कोई भी अखबार पढ़ रहे होते बहुत आसानी से और 1 सेकंड के अंदर आप टिक लगा देते हैं कि ये जो है वो संधारणीयता सस्टेनेबिलिटी बांड की बात हो रही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं। इसी के साथ मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, उनके सोर्स भी मैंने आपको बताए हैं। ये करंट अफेयर्स की पूरी क्लास होती है और करंट अफेयर्स के प्रश्न कहाँ से आ रहे थे ये मैंने आपको बता दिया है। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इतिहास के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, अलग अलग मैं सभी प्रकार की क्लासें बनाने वाला हूँ। और उन सब क्लासों में मैं जो यूपीएससी की कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं या एनसीईआरटी वहाँ से प्रश्न आते हैं उनके बारे में इसी प्रकार प्रूफ वाइज उनको बताऊँगा। तो उन क्लासों को भी आप मिस मत करना, उन सब क्लासों को आप देखना।